हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आप लोगों ने पूरा पढ़ा है। इसके हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर घुस जाएगा दिमाग में जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने पूरी थ्योरी सब अच्छे से पढ़ी है। आइए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें सेशन। आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि विद्युत आवेश Q है, समय t दिया है, तो विद्युत धारा आप लोगों को फॉर्मूला क्या होगा। तो करंट क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर। अगर आवेश Q फ्लो कर रहा है कितने समय में, t समय में, तो आप लोगों का करंट की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। जैसे मान लो कोई वायर है, इसमें जो फ्लो हो रहा है चार्ज, उसको मान लिया Q, मान लिया कितने समय में, मान लो t समय में फ्लो हो रहा है, तो आप लोग करंट ऐसे निकाल सकते हो। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो आगे चलता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएं। एक इलेक्ट्रॉन पर आपको इतना आवेश दिया हुआ है, करंट की वैल्यू भी आपको दे दी, तो एक मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। दोस्तों, कोई लैंप मान लो या कोई वायर मान लो, आपको पता, अगर मैं बोलूं इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब इस वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, आवेश फ्लो हो रहा है। अगर कोई मेटल का वायर होता है, आपको पता है मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से चल जाते हैं, है ना, और उन्हीं की वजह से आप लोग बोलते हैं करंट फ्लो हो रही है। तो देखो, करंट की वैल्यू कितनी दी गई है, 300 मिली एम्पियर। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। तो इतनी करंट आप लोगों को दी हुई है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज, कितना आवेश फ्लो हुआ है बट्टे कितने समय में हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पहले मुझे बताओ, टोटल चार्ज, टोटल आवेश कितना है। तो ये कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 300 इंटू 10⁻³ कितने टाइम में फ्लो हो रहा है ये आपका, 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या टाइम का मान मैंने सेकंड में क्यों लिया। क्या आप लोग बता सकते हो मैंने करंट का मान मिली एम्पियर में नहीं लेकर एम्पियर में क्यों लिया। क्योंकि करंट का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है और समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो आ गया हमारे पास में, इतना आ गया, इतना कुलंब चार्ज। कोई परेशानी। अब दोस्तों, ये चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 2 पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर टोटल n इलेक्ट्रॉन है तो उस पे चार्ज कितना होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, टोटल इतने के बराबर है। तो n का मान आप लोगों को निकालना है। तो n का मान कितना हो जाएगा आप लोगों का, बताइए। 6 तिया 18, बहुत बढ़िया। ये 2 जीरो, ये 3 जीरो, यानी 10⁻3 और 10⁻−3 से आप लोग कैंसिल कर दो। ठीक है, ये नीचे आप लोगों का आ गया 1.6, 10⁻−19 आएगा, जो ऊपर जाके 10⁻19 हो जाएगा। बात क्लियर है क्या, कोई परेशानी। देखिए दोस्तों, ये है 18, अगर ये 16 होता तो 18/16 क्या होता है, एक से थोड़ा सा ज्यादा आता, कुछ 1.12 आता। लेकिन ये 16 नहीं है, 1.6, तो ये बेसिकली 1.12 के आसपास आएगा। नहीं सॉरी, सॉरी सॉरी, 18/1.6 कितना हो जाएगा आप लोगों का। अरे कैलकुलेटर कहाँ है गुरुजी, आज मैं पहली बार लाइव क्लास आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो दोस्तों पढ़ाई करो अब जल्दी से। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 18/16। देखो यार, मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है, तो मैं 16 लिख दिया। और ये 1.6 को क्या लिख सकता हूं, 16/10, 10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻20 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो 18/16 क्या आएगा, एक से हल्का सा ज्यादा आएगा। तो एक से हल्का सा ज्यादा ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में आ जाओ। तो एक एक क्वेश्चन करेंगे, पहले बहुत इजी, जिससे आप लोगों को सारी चीजें रिकॉल हो, फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चन तक पहुंचते जाएंगे। चलिए बताओ, एक चालक तार पर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने के लिए इतना जूल का कार्य किया जाता है, तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है। ठीक है, जैसे दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो करंट कब फ्लो होगी, जब इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कुछ विभवांतर होगा, तभी तो फ्लो होगी। अरे बोलते नहीं हो, है ना। ठीक है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर निकालने का कोई दूसरा फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है। क्या है, मान लीजिए कोई चार्ज है, कोई आवेश है, वो यहां पर है।
अगर आप लोग इसको यहां से यहां पर लेके जाओगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे लेके जाओगे, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। तो वर्क कितना किया बट्टे चार्ज कितना था, इससे आप लोगों को क्या पता पड़ जाएगा? इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता पड़ जाएगा। क्लियर है क्या? तो आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, अभी निकालते हैं। वर्क कितना पड़ रहा है? यहां से यहां पर जाने के लिए वर्क कितना करना पड़ रहा है? 14 जूल का करना पड़ रहा है। और कितने चार्ज को लेकर गए? 2 कूलम को। तो 14/2 7 आ गया। और विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आ रही है अब समझ में? धीरे धीरे आ रहा है क्या? अरे यार बोलते नहीं हो दोस्तों, आ रहा है ही नहीं आ रहा? सब आएगा। विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है कि दोस्तों अगर कोई दो बिंदुओं के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना विभवांतर है, इसको किस में मेजर करते हो? वोल्ट में मेजर करते हो। कूलम्ब आपका आवेश को मेजर करने की यूनिट है, एम्पियर करंट को मेजर करने की यूनिट है, ओम आपका रेजिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है। चलिए इसका बताइए, बताइए। एक वायर है, उसकी रजिस्टिविटी किस पर निर्भर करती है? दोस्तों कोई भी पदार्थ होता है, सबकी अपनी अपनी एक रजिस्टिविटी होती है। तो इसकी रजिस्टिविटी जो है ना, वो ना इसकी लंबाई पे निर्भर करेगी, ना इसकी मोटाई पे, ना इसकी आकृति पे। वो किस पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे। एक तो दोस्तों टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के साथ में चेंज होती है। दूसरा क्या है? उस पदार्थ की नेचर पे। जैसे भाई सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, तो इस पे निर्भर करेगी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए इसका आंसर। किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? वैद्युत ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब बिजली। तो कौन सी आपकी डिवाइस है जो आपको बिजली बना के देती है? ठीक है बताइए। तो जनरेटर शादियों के बाहर शादियों में, फंक्शन में, बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े ऑफिस में, इवन घर पे भी कोई बहुत बड़े पैसे वाला तो घर पे जनरेटर लगाता है। तो लाइट चल गई तो ये आप लोगों का लाइट बना के देगा, इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के देगा। तो जनरेटर चलता कैसे आपने देखा होगा शादी के बार में, जब आप लोग है ना डीजल डालते हो तो अंदर पहिया घूमता है, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। फिर उससे आप लोगों की क्या बनती है? बिजली बनती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कौन सी डिवाइस में होती है? जनरेटर में होती है। दोस्तों मोटर में क्या होता है? जैसे आपके घर में जो पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए जो आप लोग यूज करते हो पंप, उसमें तो मोटर है, वो भी तो एक प्रकार की मोटर है। तो वो किससे चलती है? बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है। और फिर अंदर पहिया घूमता है बहुत तेज, जो पानी का प्रेशर बढ़ाता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। चलिए बताइए। बताओ इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है? मैंने भी आप लोगों को बता दिया कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। चलिए अब इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों ये आपको पॉइंट दिया हुआ है ए, ये पॉइंट दिया हुआ है बी। इनके बीच में विभवांतर कितना है? पोटेंशियल नेट रेजिस्टेंस कितना है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे ए और बी के बीच में बहुत सारे प्रतिरोध है, इनका एक प्रतिरोध बनाना है। तो ये आप लोग देखो 5 और 6, ये सीरीज में, श्रृंखला में। तो जब भी कोई श्रृंखला में दो प्रतिरोध होता है, उनका समतुल्य कैसे निकालते हो? सिंपली ऐड कर दो। 5 + 6 हो जाएंगे 11 ओम। यहां पर कितना है? 6 + 5, ये दोनों भी सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ लो, 6 + 5 11 ओम। अब ये दो प्रतिरोध आपके किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1। पहला कितना है? 11 प्लस 1/R2। दूसरा कितना है? दूसरा भी 11 है। तो कितना हो जाएगा? 2 बाई 11। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/11 आ रही, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू 11/2 है ना। मेरे हिसाब से सबने बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए 3 रेजिस्टेंस आप लोगों के पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सर्किट का आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। निकालिए। दोस्तों जब भी कोई 3 प्रतिरोध समांतर में होते हैं, जैसे ये आप लोगों का एक 9 ओम हो गया, ये आप लोगों का 4 ओम का हो गया, ये आप लोगों का 12 ओम का हो गया। ठीक है, तीनों पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो देखो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आप लोगों का? 24 हो जाएगा, नहीं 36 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 3। तो 9 + 3 12, 12 और 4 हो गया 16, 16/36। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई आप लोगों के पास में? 36/16। दोस्तों 36 कटा 4 से 9 बार में, 16 कटा 4 से 4 बार में, 9/4 आप लोगों का आ गया। 9/4 आप लोगों का होता है कितना? इसको 9 को 8 + 1 लिख दूं,
तो 8/4 हो गया 2, 1/4 हो गया 0.25, तो 2.25, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां, कुंडली का मतलब क्या होता है सर? एक कॉइल, एक वायर को भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो 4 ओम के 4 है, 1 2 3 4, चारों को सीरीज में जोड़ा है। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो जब भी सीरीज में जोड़ते हैं क्या होता है, सिंपली उनको ऐड कर लो। तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका? टोटल 16 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बताओ, यहां पर आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए, 20 10 3, तीनों पैरेलल में है। आपने दोस्तों इसको कनेक्ट कर दिया एक 200 वोल्ट की बैटरी से। तो मान लीजिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी 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 निकलेगी, जाएगी, है ना? कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। आप लोगों से पूछा गया है कि इसमें कितनी करंट जाएगी। तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि जब भी कोई 3 प्रतिरोध पैरेलल में होते हैं, समांतर में होते हैं, तो उनके लिए विभवांतर का मान समान होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो ये 20 ओम है, तो इसके सिरों पर भी विभवांतर कितना होगा? 200 वोल्ट का होगा। अगर कोई 10 ओम का है, इसके सिरों पर भी विभवांतर कितना होगा आप लोगों का? 10 वोल्ट, सॉरी 200 वोल्ट का होगा। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? बात आ गई समझ में? ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ इसमें करंट कितनी फ्लो होगी? तो करंट कितनी फ्लो होगी? ओम का नियम लगा दो, V = I × R। इसके सिरों पर विभवांतर कितना है? 200। इसमें कितने करंट फ्लो हो रही है यही तो पता लगाना। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200/20, आप लोगों का 10। ऑप्शन नंबर ए। एक लड़का है, ये नंबर लिख रहा है, मेरे को ग्रुप में ऐड कर लो। कौन सा ग्रुप? कोई ग्रुप नहीं है। इधर पढ़ाने में और यहाँ के बच्चे पढ़ने में विश्वास रखता है, ना कि ग्रुप बनाने में। मेरे को ग्रुप में ऐड कर लो। एक ही कमेंट कर रहे हैं 10 मिनट से, हैं? तो यहाँ के जो बच्चे हैं, आप सारे प्यारे बच्चे जो हैं, वो पढ़ाई करने वाले हैं। उनमें से आज तक किसी ने नहीं बोला कि सर ये ग्रुप बना लो। वो भी बीच में एक बच्चा परेशान हो रहा, सर मेरे को ग्रुप में, अरे बनाया ही नहीं कोई ग्रुप। ठीक है, चले आगे। और अपने नंबर ऐसे शेयर मत करा करो आप पब्लिकली, जैसे कोई बच्चे भेज रहे हैं। आपके नंबर के सामने स्कैम हो सकता है। कोई भी आपका नंबर बोल के कि भाई मैं यहां से बोल रहा हूं, आपको एक लिंक आ रहा है, इससे आपको टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगी, आपकी ये हो जाएगी। कितने स्कैम हो रहे हैं आपको पता है क्या? बस मुंह उठा के कहीं पर भी अपना नंबर डाल देते हो। चलिए बताइए, कौन करंट को मेजर करेगा? दोस्तों कोई वायर है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, कैसे करेंगे दोस्तों? हम मीटर लगा दो इसमें, बीच में पता पड़ जाएगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी। या दोस्तों अगर कोई वायर है, इसके सिरों पे कितना विभवांतर, कैसे निकालोगे? तो दोस्तों एक ये वायर निकालो, वोल्ट मीटर लगा दो। समझ में आ गया? एनीमोमीटर तो हवा की दिशा मेजर करता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, आ जाओ बताइए। कॉपर के एक तार की त्रिज्या R है और लंबाई L है, इसका प्रतिरोध इतना है। यदि कॉपर के किसी अन्य तार की त्रिज्या इतनी है, लंबाई इतनी है, तो उस तार का प्रतिरोध कितना होगा? देखिए दोस्तों, ये रहा कॉपर का एक वायर, इसकी रेडियस आपको दे दी है R, इसकी लेंथ दे दी है L। अब कोई अन्य तार है जिसकी लेंथ है आप लोगों की L/2, जिसकी रेडियस है कितनी? 2R। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसकी प्रतिरोधकता रो मान लो, इसकी भी रो ही होगी क्योंकि दोनों सेम है, कॉपर के पदार्थ के हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? प्रतिरोधकता गुना लेंथ बटे एरिया। कौन सा एरिया? ये एरिया। ये एरिया कितना है? πr²। इसका बताइए, इसका कितना होगा? प्रतिरोधकता इंटू लेंथ, इसकी लेंथ है L/2 बटे एरिया। ये एरिया कितना हो जाएगा? πr²। R का मतलब है 2R, इसका स्क्वायर कर लो 4R²। तो ρL/πr², ये वाली वैल्यू दे रखी है आपको R, तो ρL/πr², ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? R/4 × 2 8, R/8। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आ गई बात समझ में? चले आगे। R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं।
प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात इतना दिया हुआ है। R1 वो R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बताओ। देखो ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये कोई दूसरा रेजिस्टेंस है R2, दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। बात क्लियर है? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, दोनों का रेशियो दे दिया 4:1। फॉर एग्जांपल अगर ये प्रतिरोध, अगर आप लोगों का R2 अगर 1 ओम का है प्रतिरोध, तो ये कितना है 4 ओम का है। तो इनमें फ्लो होने वाली करंट का अनुपात क्या होगा दोस्तों? जो करंट जाएगी वो बटेगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी। यहां पर कितनी जाएगी? कम जाएगी, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा है। यहां पर ज्यादा जाएगी क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस कम है। तो जो आप लोगों का रेजिस्टेंस का रेशियो है उसका उल्टा रेशियो किसका होगा? करंट का। जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, जहां पर रेजिस्टेंस कम उसमें करंट ज्यादा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएंगे। अरे अब तो मजा आ रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो। सर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म मुझे हार्ड लगता है। कुछ भी हार्ड नहीं है, सब सिंपल है। अगर आपने पूरा पढ़ा है सब आपको सिंपल लगेगा। बस आप लोग गलती ये करते हो कि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, आप ढंग से नहीं पढ़ पाते कि वो पूछना क्या चाह रहा है। आता आपको सब है। समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर है 200 वॉट तथा 100 वॉट। दोस्तों ये एक बल्ब है, इसकी पावर दे दी आप लोगों को 200 वॉट। एक दूसरा बल्ब है, इसका पावर है आप लोगों का 100 वॉट। दोनों के रेजिस्टेंस दे दिए, इसका है R1 और इसका है R2। ठीक है, तो R1 और R2 में रिलेशन पूछा है। देखिए दोस्तों, अगर जब ये V वोल्टेज पे कार्य कर रहा है तो इसकी पावर इतनी है, और सेम इसका भी वोल्टेज अगर V है तो इसकी पावर ये है। बोला जा रहा है ना समान वोल्टेज के लिए। तो देखो हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, किसी का 2 ओम, किसी का 4 ओम, किसी का 50 ओम। सिमिलरली इसका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हर बल्ब का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इसके बल्ब के रेजिस्टेंस को R1 माना, इसके R2 माना। तो देखो आप लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है? V इंटू आई। V बराबर होता है I इंटू आर। तो I को क्या लिख सकते हो? V अपॉन R लिख सकते हो। तो पावर का एक नया फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाय R। तो V स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? P इंटू आर। तो दोनों के V बराबर है तो दोनों के V स्क्वायर भी बराबर होंगे, यानी P1 इंटू R1 बराबर P2 इंटू R2 बराबर होगा। तो R1 बट्टे R2 क्या हो गया? P2 बाय P1, 1/2। तो कितना हो जाएगा? 2R1 बराबर R2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। बताइए। ये क्या है? ये 250 होता है ना आपके रीजनिंग वगैरह में। देखो ये 1 है। अच्छा, 1 के अपोजिट होता है क्या जस्ट 4? और 2 के अपोजिट जस्ट 5 होता है क्या? और 6 के अपोजिट जस्ट 3 होता है क्या? जस्ट मैंने डब्बा पड़ा हुआ देखा यार। 5 ओम के 3 प्रतिरोध है जो कि श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 5 ओम के 3 प्रतिरोध है। लो भैया, ये एक 5 ओम का, दूसरा भी 5 ओम का, तीसरा भी 5 ओम का, और किससे जुड़े हुए हैं? एक सेल से जुड़े हुए हैं। सेल बोल दो, बैटरी बोल दो, बहुत सारी सेल्स जब होते हैं ना, मतलब बैटरी क्या है? बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब बहुत सारे सेल्स में जो ताकत होती है वो बैटरी में होती है ना। तो ये आपका क्या है? एक सेल है। वैसे मैं बताऊं, सेल का सिंबल होता है ये, बैटरी का होता है ये, है ना। 2-3 लाइन होती है, वो जस्ट अपना रिप्रेजेंट कर देते हैं। बैटरी को भी ऐसे, सेल को भी ऐसे। ठीक है, आ जाओ। देखो कितने वोल्ट की आपने ये सेल लगाया? 1.5 वोल्ट का लगाया। दोस्तों आपको पता है यहां से करंट निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी 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 निकलेगी, जाएगी ऐसे। तो ये कितनी करंट निकल रही है सर्किट में, कितनी करंट फ्लो रही है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। कैसे निकालूं? लगाओ V बराबर I इंटू आर। टोटल कितने वोल्ट का आपने सेल लगाया? 1.5 वोल्ट का। इससे करंट कितनी निकलेगी? I निकलेगी। ये रेजिस्टेंस कितना है सर? बहुत सारे, इनका इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट कैसे होगा? सिंपली ऐड कर लो तीनों को, क्योंकि सीरीज में। तो ये 15। तो I की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 1.5/15, जो किसके बराबर आएगी आप लोगों की? 0.1 एम्पियर के बराबर आएगा। ये ऑप्शन को चेंज कर लो, 0.2 कर लो ऑप्शन नंबर डी को, वरना दोनों सेम हो गए, सी और डी। बिल्कुल अरुण जी, हो जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे से हो जाएगा। लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ाई करो,
सिलेबस वगैरह आप करते नहीं हो दोस्तों। ये होता है ना ये कि सर ये बैच ज्वाइन कर लूँ, मेरा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, पढ़ते नहीं हो। बैच लेने से थोड़ी सिलेक्शन होता है, बैच में जो पढ़ाया गया है उससे होता है सिलेक्शन। चलो आ जाओ, चलिए बताओ। एक विद्युत परिपथ में 2 और 4 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े होते हैं। 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में व्यय ऊष्मा होगी। ठीक है, देख एक सर्किट में 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध है जो कि आपने श्रेणी में जोड़ दिया। ये रहा आप लोगों का एक 2 ओम का, ये रहा आप लोगों का 4 ओम का। एक 2 ओम का है, एक 4 ओम का है। किससे जोड़ दिया आपने? दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया। किससे? एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से। देखो आपको पता है यहां से करंट निकलेगी 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 जाएगी, जितनी 2 ओम में जाएगी उतनी ही 4 ओम में जाएगी। और आपको पता है जब भी किसी वायर में जब करंट फ्लो होती है तो इसमें कुछ हीट डेवलप होती है। तो जो हीट डेवलप होती है उसका फॉर्मूला क्या है आप लोगों का? I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो आपको रेजिस्टेंस तो पता है, लेकिन इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये आपको नहीं पता। तो मैं कैसे निकालूं? तो पहले यहां से बताओ बैटरी के मेन यहां से कितनी करंट निकलेगी, लगाओ V बराबर I इंटू आर। V का मान कितना है? 6। इससे जो करंट निकलेगी उसको I मान लो। ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 4 + 2 6। तो करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। यानी यहां से जो निकल रही है वो 1 एम्पियर है। यही 1 एम्पियर 2 ओम में जा रही है, यही 1 एम्पियर 4 ओम में जा रही है। तो I का वैल्यू हो जाएगा 1। इसमें कितनी हीट डेवलप होगी इसमें पूछा जा रहा है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू 4। कितने समय में? 5 सेकंड में, है ना, 5 सेकंड में। तो 5 × 4 20। और हीट का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, चले आगे आ जाओ दोस्तों। फ्यूज वायर का क्या यूज है? फ्यूज वायर का देखिए, अगर आपके घर में करंट बहुत ज्यादा आ जाए तो ये टीवी में जाएगी, फ्रिज में जाएगी, एसी में जाएगी, सबको खराब कर देगी। तो बीच में हम लोग क्या लगाते हैं? फ्यूज वायर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी करंट ज्यादा फ्लो होती है हीट ज्यादा डेवलप होती है। तो हमने एक ऐसा पदार्थ लगा दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जिसका गलनांक कम है, मतलब जो थोड़ी सी हीट पे मेल्ट हो जाएगा। तो जब इसमें बहुत ज्यादा करंट जाएगी तो हीट ज्यादा डेवलप हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगा, तो ये हाई करंट को टीवी फ्रिज एसी में नहीं भेजेगा। तो फ्यूज वायर का आप लोगों को यूज क्यों आप लोग कर रहे हो कि अत्यधिक अगर धारा प्रवाह हो जाए तो उस समय आपका सर्किट को ब्रेक हो जाए। ठीक है, चलिए बताओ ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर दोस्तों, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है ट्रांसफार्मर आप लोगों का ऐसे। तो बेसिकली इसमें करंट जाती है और यहां से करंट निकलती है। लो वोल्टेज पे जाएगी, हाई वोल्टेज पे निकल सकती है, या हाई वोल्टेज पे जाएगी, लो वोल्टेज पे निकल सकती है। मतलब बेसिकली आप लोगों का इसका काम है वोल्टेज चेंज करना। 2 प्रकार के होते हैं, जो वोल्टेज बढ़ाता है ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं, सॉरी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो वोल्टेज को कम करेगा उसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए बताओ। एक टेस्ला किसके बराबर होता है बताइए? देखो टेस्ला क्या है, आप लोग पहले मुझे यह बताइए। टेस्ला आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने की एक यूनिट है। वेबर क्या होता है? सर वेबर आप लोगों का क्या होता है? देखो मेरी बात को समझो। ये आप लोगों की कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है या नहीं होता? तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जितनी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है किसी चुंबक के चारों ओर, यानी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा है।
दोस्तों अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैं देखूंगा यहां से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जिसको फ्लक्स भी बोलते हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना गुजर रहा है बट्टे ये एरिया कितना है, इससे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप लोग किस में मेजर करते हो, वेबर में करते हो। एरिया को किस में करते हो, मीटर स्क्वायर में करते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ही मात्रक हो गया वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर, और इसे ही आप लोग बोलते हैं टेस्ला। यानी टेस्ला आप लोगों का किसके बराबर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1 टेस्ला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक मात्रक और होता है गॉस, सीजीएस मात्रक। तो 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। दोस्तों हो सकता है मैंने एक बार पहले गलती कर दी हो यार, ना मैंने एक बार शायद पहले गलती कर दी थी, 10 की पावर -4 गॉस या 10 की पावर -8 गॉस, ऐसा कुछ आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का, सॉरी डी नहीं होगा, 10 की पावर -4 नहीं होगा, 10 की पावर 4 होगा। क्लियर है, चले आगे। राकेश जी इधर पढ़ाई में ध्यान दो, सिलेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चले आगे, चलिए इसका आंसर बताए। दोस्तों ये तो भी अपन ने कराया है ना, ये तो जस्ट अभी कर लिया, रिपीट हो गया, तो 20 जूल आंसर आया था इसका, तो कराया ना अपन ने। चलिए ये बताओ, यदि 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 40 वॉट और 60 वॉट के फिलामेंट का प्रतिरोध इतना है, तो आप लोग मुझे बताएंगे R1 और R2 की वैल्यू बताइए। देखो जैसे 2 बल्ब थे वैसे 2 फिलामेंट मान लो, वायर मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, एक 40 वॉट का है और एक 60 वॉट का है, दोनों का वोल्टेज आपको दे दिया 220। इसका रेजिस्टेंस R1 दे दिया, इसका R2 दे दिया। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को करा था वैसे ही आपको करना है। ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, याद है, भूल गए। पावर बराबर एक फॉर्मूला निकाला था, वी स्क्वायर बराबर बट्टे आर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू पी इंटू आर। तो दोनों के अगर वोल्टेज समान है तो दोनों के वी स्क्वायर भी समान होंगे, वोल्टेज के स्क्वायर भी समान होंगे, यानी पी इंटू आर भी आप लोगों का समान होगा। तो ये इसका P कितना है, इसकी पावर कितनी है 40, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसकी P कितनी है, इसकी पावर है 60, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2। तो ये आपका हो जाएगा R1 बाय R2। तो ये हो जाएगा आपका 60 बट्टे 40। 60 कटा 20 से 3 बार में, 40 कटा 20 से 2 बार में, 3 बट्टे 2 कितना हो जाएगा आप लोगों का। R1 और R2 का रेशियो का 3/2 आ रहा है, इसका मतलब R1 ज्यादा है R2 कम है, R1 की वैल्यू ज्यादा है R2 की कम है, बी हो जाएगा यार। क्लियर है क्या, चले आगे, आ जाओ बताइए इसका आंसर। लंबाई L का एक प्रतिरोध एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसके माध्यम से प्रवाहित धारा I दिया गया है। देखिए ये L लेंथ की, अरे लोमेश आपको ब्लॉक करूं क्या मैं, इस क्लास में बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं लेकिन एक दो बेवकूफ है, उसमें से लोमेश नाम का एक लड़का है। अब आप बोलोगे कि सर उसने ऐसा क्या कर दिया, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, चाहे डेली प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट, डेली प्रैक्टिस सेट, डेली 25 मिनट से एक ही कमेंट कर रहा है। एक बार मैंने करवा ली, उसमें क्या उखाड़ लिया तुमने, हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन करवा ली, उसमें क्या उखाड़ लिया आपने, बस सर ये करा दो वो करा दो, होता कुछ है नहीं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं हो। बाकी बच्चे से सीखो जो सारा ध्यान इधर रख रहे हैं। ये लंबाई L का आपको एक रेजिस्टेंस दे दिया, ये लेंथ L है, ये आप लोगों को रेजिस्टेंस दे दिया। ठीक है, अब आपने इसको एक बैटरी से जोड़ रखा है, आपने एक बैटरी से जोड़ रखा है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। अगर इसे लंबाई से 3 भागों में बांट दिया जाए जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो सभी को एक ही बैटरी, उसी बैटरी से सभी को समान बैटरी से, समान बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो अब करंट कितनी फ्लो होगी। देखिए दोस्तों आपने अब क्या कर दिया, वायर 3 कर दिए, ठीक है। तो देखो आप लोगों को पता है ये कोई वायर है जिसकी लंबाई है L, जिसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। आपने इसको 3 भागों में बांट दिया, इसकी लेंथ L/3, इसकी L/3, इसकी L/3, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका R/3, इसका R/3
और इसका R/3। अब आपने तीनों को किस में जोड़ दिया, वापस सीरीज में जोड़ दिया। तो जब आप लोग उसको सीरीज में जोड़ोगे तो टोटल रेजिस्टेंस वापस कितना हो जाएगा आप लोगों का, R हो जाएगा। और वही बैटरी से आपने जोड़ दिया। तो पहले भी R था, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही थी, I हो रही थी। अभी भी वही सिस्टम है, अभी भी I होगी, कोई चेंज ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बात समझ में। चलिए इसका बताइए। 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसमें विभवांतर बताइए। आपको पता है दोस्तों, हर वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है। तो अगर जब इसमें करंट फ्लो होगी तभी तो हीट डेवलप होगी। तो आपको बताना है इसके सिरों पर विभवांतर कितना है। V की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। तो इसमें जो हीट डेवलप होती है उसका फॉर्मूला है I²R×T। हीट डेवलप हो रही है कितनी, 100 जूल हो रही है। तो V बराबर होता है I×R। ठीक है, तो I बराबर हो जाएगा आप लोगों का V/R। तो I² हो जाएगा V²/R² × R×T। क्लियर। R से ये R आपने कैंसिल कर लिया। तो विभवांतर आपको बताना, V² बराबर हो जाएगा 100 × R/T। कितने टाइम में फ्लो हो रही थी ये हीट, 1 सेकेंड में हो रही थी ना, प्रति सेकेंड। तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई। तो 100 × R, रेजिस्टेंस की वैल्यू थी 4, तो 100 × 4 हो गया 400। तो V² का मान 400, तो V का मान 20 वोल्ट। आ रहा है, आप समझ में आ रहा है। चलिए इसका आंसर बताए। करो। R ओम के N प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए हैं। एक रेजिस्टेंस है R ओम के, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो टोटल ऐसे N रेजिस्टेंस आपने किस में जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़ दिए। तो कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और सबकी वैल्यू R है। तो प्लस ऐसे करके 1 N टाइम्स आप लोगों को क्या करना है, 1/R करना है। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R। ये कितने टाइम्स में आ रहा है, N टाइम्स आ रहा है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की, R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पर R/N हो जाएगी। और ये आपको किसके बराबर दे रखा है, R' के बराबर दे रखा है। यदि आपने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो समतुल्य किसके बराबर होगा, जब आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। ठीक है, तो आपने ऐसे करा R R R, जब श्रेणी में जोड़ोगे तो क्या होता जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इन सबको जोड़ लो। R+R+R कितनी बार, N टाइम्स। ठीक है, तो आपको R' के टर्म में लिखना है। तो R' अगर आप लोगों का R/N आ रहा था, तो यहां से N को मैं क्या R/R' लिख सकता हूं क्या। तो N की वैल्यू लिख दी R/R'। नहीं, रुको रुको रुको, कुछ गलती तो नहीं कर दी अपन ने। ये N × R आ रहा है ना, N × R आ रहा है ना। तो N की जगह लिख दो R/R', और ये आपका मल्टीप्लाई में R, तो ये हो जाएगा R²/R'। किसके टर्म्स में पूछा गया है आप लोगों से, N तो रखना है, N तो रखना है। चलो ठीक है, रखते हैं यार, N तो रखना है। यहां से R को क्या लिख सकते हैं, N × R'। तो ये N²R', ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए बताएंगे। जब तारों को समांतर में जोड़ा जाता है और तो पतले तार में उत्पन्न ऊष्मा H1 है, मोटे तार में H2 है, तो दोनों के बारे में बताइए। दो तार को आपने जोड़ दिया, जैसे मान लो एक तार जिसका रेजिस्टेंस है R1, और पैरेलल में आपने दूसरा जोड़ दिया R2। ठीक है, अच्छा इसमें से एक पतला एक मोटा है, तो किस में हीट जरा डेवलप होगी। देखो किसी भी वायर में जो हीट डेवलप होती है वो क्या होता है, H बराबर I² × R×T होता है या नहीं होता। V बराबर आप लोगों को पता है क्या होता है, V बराबर होता है I × R। तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप लोग, VIT, ये हीट का नया फॉर्मूला आ गया।
जब भी समांतर में जुड़े होते हैं तो उनके लिए विभवांतर का मान तो समान है, तो इसको हटा दो। ठीक है, तो जिसमें करंट ज्यादा फ्लो होगी उसमें हीट ज्यादा डेवलप होगी। अब पतले तार जो होता है आप लोगों का, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, H बराबर आई की जगह क्या लिख दूं मैं, V बाय आर लिख दूं, तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो वोल्टेज तो दोनों में सेम होगा जब समांतर में जोड़ते हो। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट क्या होगी, कम डेवलप होगी। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट कम डेवलप होगी, क्योंकि उसमें करंट कम फ्लो हो रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होता है, पतले तार का या मोटे तार का। रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो जो मोटा तार होगा या जो पतला तार होगा उसका एरिया होगा कम, रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट क्या होगी, कम डेवलप होगी। तो पतले तार में हीट आप लोगों की कम डेवलप होगी। मोटे तार में क्या होगा सर, ये एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस कम तो हीट ज्यादा डेवलप होगी। यानी मोटे तार में हीट ज्यादा डेवलप होगी, H2 की वैल्यू ज्यादा आएगी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बात आ गई समझ में। चलिए, प्रतिरोध 3 ओम के एक तार को 3 टुकड़ों में काटा जाता है और जिन्हें फिर एक त्रिभुज बनाने के लिए जोड़ा जाता है। देखो 3 ओम के एक तार था, इसको आपने 3 भागों में बांट दिया, नहीं सबका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, क्योंकि सबकी लंबाई 1/3 1/3 1/3 हो गई। अब आपने एक त्रिभुज बना दिया इसका, ये 1 ओम का, ये 1 ओम का और ये 1 ओम का, 3 से आपने 3 भुजा बना दी। तो किसी भी दो कोनों, किसी भी कोने के बीच की त्रिभुज का किसी भी दो कोने के बीच में, किसी भी दो कोने आएंगे बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स, किन्हीं भी दो कोने के बीच में समतुल्य प्रतिरोध क्या। जैसे एक कोना मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, अब समतुल्य प्रतिरोध बताओ। तो देखो ऊपर देखोगे 1 ओम और उसी सीरीज में 1 ओम और आ रहा है, तो ये 2 पॉइंट आ गया। ऊपर आ गया आप लोगों का 2 ओम और नीचे आप लोगों का ये आ गया आपका 1 ओम। तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इसका समतुल्य कैसे निकालोगे, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 3/2। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आई समझ में। चलिए आगे बताइए, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, ये तो मैंने आपको बता दिया, 10 एम्पियर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। चलो बताओ, ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध बताओ, बताओ। तो पहले अगर ध्यान से देखोगे, ये 1 और ये 2 किस में, पैरेलल में, तो इनका समतुल्य कैसे निकालोगे, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3। तो इन दोनों का प्रतिरोध आ गया आपका 2/3। अब ये 4 ओम, ये देखो ये एक सीरीज में ही है तीनों, आपको लगेगा ये पैरेलल में, नहीं ये एक सीरीज में ही है। तो 4 + 3 + 2/3, 7 + 2/3 और 7 + 2/3 आप लोगों का कितना हो जाएगा, एलसीएम लिया 21 + 2 23/3। दोस्तों यार ऑप्शन गलत लिखा है बस में, 4 7 + 2/3 आ गया, ये अपना सही है बिल्कुल ना, ऑप्शन गलत है इसमें। 7 + 2/3 करो, ओके। चलिए चलिए इसका आंसर बताइए, यदि सर्किट के x ओम प्रतिरोध से करंट इतनी फ्लो हो रही है तो x का मान बताओ। देखो ये डायग्राम क्या है, बेसिकली ऐसा है कि एक प्रतिरोध है आप लोगों का x ओम का, दूसरा है जस्ट इसके पैरेलल में 12 ओम का, और फिर आपने क्या जोड़ रखी है, एक बैटरी जोड़ रखी है, ये सेल जोड़ रखेगा, जो भी आप लोग बोलना चाहो, 135 वोल्ट का। तो बोला जा रहा है अगर कि इससे करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो इस x का मान बताओ। तो आपको पता है कि जब भी कोई दो प्रतिरोध समांतर में होता है तो दोनों के लिए विभवांतर का मान समान होता है। इसके सिरों पर भी 135 वोल्ट का होगा, इसके सिरों पे भी, इसके सिरों पे भी 135 वोल्ट का होगा। तो V बराबर होता है I × R। तो कितना वोल्टेज है, 135। करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें, बता दिया 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, x है, तो x की वैल्यू हो गई 135/5। कितना हो जाएगा, 20 + 7 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है? चले चलिए इसका आंसर बताइए, ये करंट कितनी है? बताओ, आपको बताना ये I2, ये 15 ओम से कितनी करंट फ्लो हो रही है। देखो ये रहा आप लोगों का 10 ओम का रजिस्टेंस, ये रहा आप लोगों का 15 ओम का रजिस्टेंस, ये रहा आप लोगों का 30 ओम का रजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ये जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है आप लोगों की? 1.2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। ठीक है, कुछ जाएगी इधर, कुछ जाएगी इधर, कुछ जाएगी इधर। अब कैसे पता पड़ेगा सर ये 15 ओम वाले में कितनी जाएगी? देखो दोस्तों, ये करंट क्यों जा रही है? क्योंकि आपने जरूर एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा होगा, कर रखा होगा। तो जब भी कोई तीन प्रतिरोध समांतर में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो उनमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होती है आप लोगों की? अलग अलग होती है, लेकिन विभवांतर समान होता है। तो अगर ये V वोल्ट की बैटरी थी तो इसके सिरों पे भी विभवांतर V वोल्ट, इसके पे भी V वोल्ट, इस पे भी V वोल्ट। क्लियर है? इसमें करंट फ्लो जो हो रही है उसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? I1 इंटू R1 की वैल्यू बराबर होगी I2 इंटू R2 के, बराबर होगा I3 इंटू R3 के। बात क्लियर है? और ये आपने मान लिया V वोल्ट की बैटरी। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? दोस्तों इनका तीनों का समतुल्य प्रतिरोध निकालो एक बार। मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मैं देख रहा हूं ये जो करंट निकल रही है 1.2 एम्पियर, V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। ये कितने वोल्ट की बैटरी थी? माना V वोल्ट की, इससे जो करंट निकल रही है वो निकल रही है 1.2 एम्पियर। रेजिस्टेंस बताओ, ये नेट रेजिस्टेंस कितना है? 10, 15, 30 का। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 30, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1। तो 5 प्लस 1 6, 6/30 यानी 1/5। तो 1/आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/5 आई, तो आर की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। तो 12 पंजे 60, 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है, 6 वोल्ट की वैल्यू। तो I2 इंटू 15 का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो I2 का मान कितना आ जाएगा? 6/15। किसके बराबर है? सॉल्व करके देखो, ये 6/15 किसके बराबर है? भाई मेरे पास में कैलकुलेटर नहीं है, यहां से करता हूं मैं। 6/15 0.4 आ रहा है ये मेरा तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर? ये क्वेश्चन आपका कर चुके अपन, तो आई होप आपको आया होगा। लेकिन दोस्तों भी एक क्लास और लूंगा, थोड़े से मैंने मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन नहीं करवाए आपको, तो कल एक क्लास और लूंगा जिसमें मैं आप लोगों को मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के सारे डिटेल में आप लोगों को जिस भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हो गए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।